गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर 10th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है बालकों एवं माताओं में होने वाले रोग। माताओं यानी कि महिलाओं में भी जो रोग होते हैं वो अभी तक हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा है, डिप्थीरिया रोग, हैजा रोग के बारे में। अब हम जो तीसरा रोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्षय रोग। क्षय रोग, जिसको हम सामान्य तौर पर अगर देखें तो टीबी के नाम से जानते हैं, या टीबी के नाम से हम लोगों ने सुना होगा। टीबी को इसके अलावा इसका जो अगला नाम है, इसको राजयक्षमा भी कहा जा सकता है। इसके अनेक नाम हैं, या फिर इसको तपेदिक भी कहा जा सकता है। ये जो रोग है, इस पर अगर देखें तो जो संक्रमित व्यक्ति है उसको बहुत अधिक खांसी होना वगैरह होता है। कई बार खांसी के साथ में खून वगैरह का आना या बलगम का गिरना वगैरह के लक्षण भी देखे जा सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पर जो ये रोग फैलता है वो फैलता है वायु के माध्यम से। वायु के माध्यम से इस रोग को सूक्ष्म जीव फैलाते हैं। इसके जो सूक्ष्म जीव, जो इसके जीवाणु हैं, उस जीवाणु का जो नाम है वो है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम जो माइकोबैक्टीरियम जो जीवाणु है, ये जीवाणु जो होता है वो रोगों को फैलाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो जीवाणु है, ये जीवाणु वायु के माध्यम से खांसने, छींकने, थूकने की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। और रोगी व्यक्ति से अगर देखें तो सामान्य व्यक्ति तक पहुंच के उनके आंतों में वगैरह में संक्रमण कर देते हैं, उनमें भी ये रोगों को फैलाते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो रोग है, ये मनुष्य के अगर देखा जाए, ये जो जीवाणु फेफड़ों में पहुंचता है और फेफड़ों में आक्रमण करके वहां पर रोग फैलाते हैं। माइकोबैक्टीरियम बोवाइन जो है वो मनुष्य के अलावा जो पशु में भी इस रोगों को देखा जा सकता है। क्षय रोग अगर देखें तो एक बहुत ही बड़ा विश्वव्यापी जन स्वास्थ्य समस्या है, जो विश्व भर में भी कहीं पर भी देखा जा सकता है। विकसित देशों की अपेक्षा जो विकासशील देश हैं उनमें अधिक पाया जाता है ये रोग। और इस रोग के कारण अगर देखा जाए तो फेफड़ों पर सबसे पहले आक्रमण होता है जीवाणुओं के माध्यम से, और ये फुफ्फुस में पहुंचकर वहां पर उन पर आक्रमण करते हैं। और उनके जीवाणु जो होते हैं वो आंतों, गुदा मार्ग, अस्थियों, लसिका तंत्रों पर, प्रजनन अंगों पर, मूत्र संस्थान पर उनको ग्रसित कर देते हैं और मस्तिष्क पर भी आक्रमण कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक रोगी व्यक्ति की जो स्थिति है बहुत अधिक गंभीर हो जाती है। पोषण के जो कारक है, सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो ये रोग स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध सभी में समान रूप से पाया जाता है, या सभी में देखा जा सकता है। यानी कि यह 45 वर्ष की स्थिति के बाद में यह रोग पुरुषों में और 35 वर्ष की कम महिलाएं जो है उनमें अधिक देखने को मिलता है। यह रोग किसी भी उम्र में होने की संभावना हो सकती है। ज्यादातर इनमें महिलाओं की अपेक्षा जो पुरुष है वो यह रोगों से अधिक ग्रसित होते हैं। इनमें रोगों के जो जीवाणु हैं वो है, जो अगर देखा जाए तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो इसका जीवाणु है। ये दो तरह के होते हैं। दूसरा जो जीवाणु है वो है माइकोबैक्टीरियम बोवाइन। माइकोबैक्टीरियम बोवाइन ये भी इसका जीवाणु का ही एक रूप है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति में रोगों को फैलाने में सक्षम रहते हैं। उसके बाद में इन रोगों का जो प्रसार होता है वो अगर देखा जाए तो सबसे पहले रोगी व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति में फैलना, रोगी व्यक्ति के जो कपड़े हैं, वस्त्र, उनके बर्तन वगैरह, इनके साथ खाने पीने, हाथ मिलाने, चुम्मा चुम्मी करने, या फिर गले लगने वगैरह से, या फिर खांसने पर, छींकने पर, या अधिक पास में खड़े रहकर बातें करने पर उनकी वजह से भी फैल सकता है। या कई बार ये जो है रोगी व्यक्ति के बलगम के कारण, रोगी के इधर उधर मल मूत्र का निष्कासन, थूकने पर उनकी वजह से भी जिसके जीवाणु हैं वो वायु में मिलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाते हैं। कोई रोगी व्यक्ति के सोने, उठने, बैठने, खाने पीने से भी स्वस्थ व्यक्ति में यह रोगों को फैलाता है। उसके अलावा अधिक जैसे सीलन भरी हुई स्थिति है, भीड़ भाड़ वाला कोई अधिक स्थिति है, या औद्योगिकीकरण है, या बार बार गर्भपात कराने
डिलीवरी या गर्भधारण से भी इस रोग के होने की संभावना अधिक हो जाती है। या वे व्यक्ति जो अधिक मद्यपान, धूम्रपान, शराब, तंबाकू, गुटखा आदि का उपयोग करते हैं, उनमें भी ये रोग अधिक होते हैं। जो व्यक्ति कच्चे दूध का उपयोग करते हैं, यानी कि दूध का सीधा कच्चा दूध ही अधिक पीते हैं, दूध को उबाल कर उपयोग में नहीं लेते हैं, तो दूध के माध्यम से भी इसके जो बैक्टीरिया है वो शरीर में पहुंच जाते हैं। अधिकतर जो क्षय रोग से संक्रमित पशु है, यानी कि गाय है या भैंस है जिसमें रोग है, उनके जो दूध का उपयोग भी अगर किया जाए तो इस सामान्य व्यक्ति को ये रोग हो सकता है। अस्वच्छ वातावरण में रहने, संवाहन का जो साधन है उनका प्रयोग दुर्व्यवस्था से करने पर या साफ सफाई का ध्यान न रखे जाने पर भी रोग फैल सकते हैं। अब इन जो रोग का संक्रमण का फैलने का जो उद्भव काल होता है जीवाणु का, वो होता है 4 से 6 सप्ताह का, जिसमें समय लगता है। इसमें रोग में अगर देखें तो पनपने लगते हैं, जड़ जमाने लगते हैं और कई वर्षों तक इसके जो जीवाणु है वो हमारे शरीर को लंबे समय तक जोड़े रखते हैं और उसको ग्रसित कर रखते हैं। यानी कि इसके जो लक्षण है एक बार में जल्दी से समाप्त नहीं होते हैं, लंबे समय तक ये हमारे शरीर को उस रोग से ग्रसित रखते हैं। इसके जो लक्षण है शीघ्र, जैसे कि थकान होना, आलस्य आना, सुस्ती आना, शरीर में दर्द होना, मध्याह्न के बाद में अक्सर हल्का बुखार आना, यानी कि आधा दिन निकल जाने के बाद में अगर देखा जाए तो व्यक्ति में बुखार वगैरह की स्थिति भी देखी जा सकती है। शारीरिक रूप से वजन कम हो जाता है, भूख कम लगने लगती है, आवाज में परिवर्तन आ जाता है, भारी हो जाती है, पाचन क्रिया जो है वो अव्यवस्थित हो जाती है, यानी कि भोजन का सही से पाचन नहीं होता है और भोजन का जो पाचन नहीं होता था, अपच, कब्ज आदि स्थिति उत्पन्न हो जाती है। छाती में दर्द की शिकायत रहती है, रात में अधिक मात्रा में पसीना निकलना, बहुत अधिक जैसे चिंता होना या फिर जी घबराने लगता है या बेचैनी होने लगती है। स्त्रियों में महामारी कम हो जाती है, कई बार अनिश्चित हो जाती है या अनुपस्थित हो जाती है, या फिर जैसे देखा जाए तो स्त्रियों में महामारी जो है या फिर मासिक स्राव जो है वो पूर्ण रूप से बंद भी हो जाता है। क्षय रोग होने से निरंतर जो है खांसी बनी रहती है, जिसकी वजह से गले और फेफड़े में कई बार दर्द वगैरह भी रहता है, थूकना, बलगम वगैरह आना, कई बार इनके साथ में जैसे अगर देखा जाए तो खून का निकलना भी होता है। इसलिए इन सभी का जो है ये जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं। अधिक खांसी आना, खांसी के साथ में बहुत अधिक मात्रा में बलगम, थूकने का जो होता है कार्य किया जाता है। इसका जो टीकाकरण है उसके लिए BCG का टीका लगवाया जाना चाहिए। यह शिशु में अगर देखें तो 1.5 माह की स्थिति में लगाया जाता है और दूसरा जो इसका टीका होता है वो 5 से 6 वर्ष की स्थिति में जब बच्चा पहुंचता है तो BCG का जो दूसरा टीका है वो जल्दी लगाया जाता है। अब अगर देखिए जितनी जल्दी नवजात शिशु है उसको BCG का टीका लगाया जाए उतना ही ज़्यादा उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके उपचार के लिए सबसे ज़्यादा अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले घर की साफ सफाई का ध्यान दिया जाना चाहिए। रोगी व्यक्ति के वस्त्र, उसके बर्तन, उसके खान पान की आदतों को सुधारना चाहिए। साथ में जिस स्थान पर उसको रखा जा रहा है वो कमरे की साफ सफाई का ध्यान रखा चाहिए, खुला वातावरण हो, स्वच्छ वायु वगैरह का प्रवेश हो। लेकिन एक रोगी व्यक्ति को सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों के अलग रखना चाहिए और साथ में ही रोगी व्यक्ति के लिए संपूर्ण सामान की व्यवस्था अलग कर देनी चाहिए, जिसमें उसको खाने पीने के लिए सामान अलग दिया जाना चाहिए, खाने पीने के बर्तन उनके अलग होने चाहिए, सोने का सामान अलग होना चाहिए, वस्त्र वगैरह, नहाना वगैरह सब कुछ जो है उसका सामान उसके एक अलग कमरे में व्यवस्था कर देनी चाहिए। दूसरा, रोगी व्यक्ति को खुले में मल वगैरह नहीं त्यागना चाहिए, बार बार जगह जगह पर थूकना नहीं चाहिए और उनका मल वगैरह का है निष्कासन सही जगह पर किया जाना चाहिए। थूकने पर मिट्टी वगैरह डाली जा सकती है, गंदगी ना फैलाए, अधिक स्वच्छता का ध्यान रखना जाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर, जो चिकित्सक की सलाह पर समय पर दवाइयाँ ली जा सकती हैं। रोगी व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति से पृथक कर देना चाहिए। BCG का टीका जो है निश्चित समय पर लगवाया जा सकता है। रोगी व्यक्ति की आदतों में, स्वच्छता में सुधार आना चाहिए। मादक पदार्थ वगैरह जो है इन सभी पर रोक लगा देनी चाहिए ताकि मादक पदार्थों का उपयोग ना किया जाए और उस रोग से बचाव किया जा सके। तो अभी जो हमने पढ़ा वो है क्षय रोग यानी कि TB। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो अगर एक व्यक्ति की, जो भी रोगी व्यक्ति है, उसकी स्वयं की, उसके शरीर की, उसकी जो आवश्यक सामानों की स्वच्छता का ध्यान रखा जाए तो रोगों का जो प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है। अगला जो है वो है काली खांसी। काली खांसी या फिर इसको जो दूसरा नाम है वो कुकर खांसी भी कहा जाता है। कुकर खांसी का मतलब होता है या काली खांसी जिसमें जब कोई रोगी व्यक्ति खांसता है तो उसके गले से, मुख से कुकर की सीटी के समान
खर खर की आवाज़ आती है और बार बार ये आवाज़ सुनने को मिलती है। ये भी जो रोग है, यह सभी जो रोग है एक संक्रामक रोग है, यानी कि संक्रमण के माध्यम से फैलते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकते हैं। यह रोग खासकर छोटे बच्चों पर जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है उन पर अधिक होते हैं। इस रोग को फैलाने वाले जो जीवाणु है उसका नाम है बोर्डेला पर्टुसिस। कुकर खांसी का जो रोग का जीवाणु है वो है बोर्डेला बोर्डेला। ये जो रोग के जीवाणु हैं, ये रोग आसानी से फैलाने वाले जीवाणु हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला देते हैं, पर्टुसिस। यह रोग विश्व के लगभग सभी देशों में अगर देखा जा सकता है। चीन में भी कई बार 100 दिन वाली खांसी भी इसको कहा जाता है। सर्दी बसंत ऋतु में ये रोग सबसे ज्यादा फैलता है, क्योंकि बसंत ऋतु वगैरह जो सर्दी का जो समय होता है तो ऐसी स्थिति में मच्छर वगैरह बहुत अधिक पनपते हैं या फिर साफ सफाई वगैरह का ध्यान रहता है। ठंडे प्रदेशों में या ठंडे मौसम में इस रोग के फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। इस रोग में अगर देखा जाए तो श्वसन मार्ग में जो है उसके ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में ये जो है प्रवेश कर जाते हैं इसके जीवाणु, और जो हमारे श्वसन तंत्र को बुरी तरीके से प्रभावित कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की सतह पर ये आक्रमण करके उसको रोग से ग्रसित कर देते हैं। जो हमारी श्वसन तंत्र के जो हिस्सा है वो लाल हो जाता है, उसमें संक्रमण उत्पन्न होने की वजह से दाने निकल आते हैं और कई बार रोगी व्यक्ति को खांसी होती है। खांसी होने के साथ साथ अगर देखा जाए तो कई बार इतनी अधिक खांसी होती है कि उसको दौरे पड़ने लग जाते हैं और खांसते समय विचित्र सी आवाज आने लगती है, यानी कि खर खर की या सीटी बजने जैसी आवाज आती है, जिसको हुक निकलना भी कहा जा सकता है। यह हुक के कारण अगर देखा जाए तो रोगी को हुपिंग कफ भी कहा जाता है। ये जिसमें रोगी व्यक्ति को इतनी अधिक खांसी होती है कि सूखी खांसी भी कहा जा सकता है, जिसको बहुत तीव्र खरखर की आवाज आती है और बार बार उसके खांसने पर जैसे कि गले में वगैरह में दर्द भी अधिक रहता है। रोग फैलाने वाले इसके जो जीवाणु है बोर्डेला पर्टुसिस और जो दूसरा है वो है बोर्डेला पैरा पर्टुसिस। जो दूसरा इसका जीवाणु है बोर्डेला पैरा पर्टुसिस। इसका उद्भव काल जो है वो होता है उद्भव काल 7 से 14 दिन। इसके जो कारक है जो फैलाने वाले, छोटे बच्चे में 5 वर्ष में इनमें अधिक होता है। 6 महीने के बच्चे को यह रोग बुरी तरह से परेशान करता है, जिसमें कई बार इतनी अधिक खांसी होती है या इतना अधिक प्रभावकारी होता है कि बच्चे की मृत्यु होने की संभावना भी होती है, बच्चा मृत्यु भी प्राप्त कर लेता है। लड़की की अपेक्षा लड़कियों में ये रोग होने की संभावना अधिक रहती है या लड़कियां जो इससे अधिक संक्रमित होती है। रोग का प्रसार अगर देखें तो रोग से ग्रसित जो व्यक्ति हैं वो जब खांसते हैं, छींकते हैं तो लाखों की संख्या में इसके जीवाणु वातावरण में फैल जाते हैं। रोगी के इधर उधर थूकने, बलगम का त्याग करने, नाक के स्राव की वजह से भी कई बार ये जो रोग है, रोग के जीवाणु है वो वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाते हैं। रोगी व्यक्ति के कपड़े, बर्तन, उसके जो प्रतिदिन की आवश्यक जो सामग्री है उनका अगर उपयोग किया जाए तो भी ये रोग फैलने के कारण होते हैं। रोगी व्यक्ति के सीधे संपर्क में आकर, जैसे हाथ मिलाने पर, छूने पर, उनके साथ चुम्मा-चुम्मी करने पर या फिर पास में बैठने पर या बहुत ही ज़्यादा पास में बैठकर बातचीत करने पर, जिसमें कई बार मुख के पास होने या थूकने वगैरह के वजह कारण भी हो सकता है। रोगी के जो लक्षण है इसमें हल्का बुखार आना, खांसी रहती है, खांसी में बहुत तीव्र माध्यम से आवाज का आना, बच्चों को खांसी के साथ में कई बार दौरे भी पड़ने लगते हैं, ऐंठन होने लगती है। खांसने की वजह से आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आने लगता है, मुंह और जो होंठ है वो नीले पड़ जाते हैं। रोगी को सांस लेते समय बहुत अधिक कठिनाई अनुभव करनी पड़ती है और लंबी लंबी सांस लेनी पड़ती है। कई बार रोगी व्यक्ति में भूख की कमी हो जाती है, खाना नहीं खाना पसंद करते हैं, अरुचि लगती है, कमजोरी आ जाती है, नींद नहीं आती है या फिर दिन की अपेक्षा रात को जो है खांसी अधिक रहती है, जिससे रोगी व्यक्ति नींद पूरी नहीं ले पाते हैं। इसके बचाव के लिए अगर देखा जाए तो तुरंत
जब खांसी हो या इसके लक्षण दिखाई दे तो चिकित्सकीय परामर्श लेनी चाहिए, या फिर रोगी व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति से अलग कर देना चाहिए। रोगी व्यक्ति को कम से कम 2-3 सप्ताह तक स्कूल नहीं भेजे या सभी अन्य व्यक्तियों से दूर रखे। उसको सामान्य बच्चों के साथ खेलने ना दे। उसके कमरे की, वस्त्र की, बर्तनों की, सभी की साफ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, वरना यह जो रोग है वो दूसरे व्यक्तियों में भी फैलाने में भी सक्षम रहते हैं। अगला जो रोग है वो है पोलियो। पोलियो, इसको पोलियोमाइलाइटिस का रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी रोग जो है एक तीव्र संक्रामक रोग होता है जो आरएनए वायरस के कारण फैलता है। आरएनए और डीएनए जो दो तत्व हैं जो कि हमारे रक्त में पाए जाते हैं, हमारे इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है शरीर में। जो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। प्रारंभ में इसका जो वायरस है वो पाचन प्रणाली पर आक्रमण करता है और उसके बाद में इसके जो वायरस है वो तंत्रिका तंत्र पर प्रहार करते हैं और उसमें घात करके पक्षाघात कर देते हैं और पैरालाइसिस वगैरह उत्पन्न करने में भी सक्षम रहते हैं। यह रोग जो है अगर देखा जाए तो छोटे बच्चे जिनकी उम्र 6 माह से 30 वर्ष तक की है उनमें ज़्यादा देखा जा सकता है, या 15 वर्ष के बाद में ये बच्चों में यह रोग और अधिक होने की संभावना रहती है। लड़कियों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो लड़के जो है इस रोग से अधिक ग्रसित रहते हैं। पोलियो जो है यह भी एक तरह का विश्वव्यापी रोग है जो विश्व में कई जगह पर फैला हुआ है। विकसित देशों की अपेक्षा कर जो विकासशील देश है वहां पर ये रोगों को देखना अधिक देखा जा सकता है। भारत में भी यह रोग अगर देखा जाए तो एक भयंकर जो है स्वास्थ्य समस्या है, जो कि 2 लाख प्रति वर्ष इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो है वो शिकार बनते हैं या दिखाई देते हैं। इस रोग को फैलाने वाले जो जीवाणु है वो 3 होते हैं, जिसमें पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट जो होता है वो पोलियो वायरस काफी खतरनाक होता है तथा पोलियो पैदा करते ही उसमें पक्षाघात कर देता है, और जो पहला पोलियो वायरस है वो पक्षाघात करता है, यानी कि पैरालाइसिस उत्पन्न कर देता है या अंग विशेष को पैरालाइज कर देता है। पोलियो वायरस बहुत ही कठोर होता है, अनुपयुक्त वातावरण में भी लंबे समय तक यह जिंदा रह सकते हैं। ठंडे वातावरण में पानी में 4 माह तक ही जीवित रह सकता है, उसके बाद में ये नष्ट हो जाते हैं। पाश्चुरीकृत किया जाए तो ये वायरस मर भी जाते हैं। अगर इन रोग का जो प्रसार होता है उस पर देखा जाए तो यह रोग वाहक व्यक्ति के द्वारा फैलता है, यानी कि रोगी व्यक्ति के नाक, गले के द्वारा जो स्राव निकल रहा है, मल से भी ये रोग के प्रसार होने की संभावना रहती है। रोगी व्यक्ति की जो वस्तुएं हैं उनका अधिक उपयोग किया जाए, जैसे कि टॉवेल वगैरह, उसके बर्तन है, कपड़े हैं, उसकी जो सौंदर्य सामग्री वगैरह है, इनका अगर उपयोग किया जाए, पेंसिल, खिलौने, इनकी वजह से भी हो सकता है। या फिर मक्खियाँ, मच्छर जो है वो भी इस रोग को फैलाने में प्रसार का कार्य करते हैं। दूषित जल, भोजन, वायु आदि के वजह से भी यह रोग अधिक होता है। इस रोग का जो प्रारंभिक काल है जब शुरू होता है वो 7 से 14 दिन का होता है। यह 3 दिन से लेकर 35 दिनों तक का भी हो सकता है, यानी कि इतना लंबा समय यह लेता है जिसमें यह रोग के जो लक्षण है वो दिखाना शुरू कर देता है। रोग के जो प्रारंभ में जो लक्षण है उसमें सबसे पहला आता है जुकाम होना, सिर दर्द रहता है, रोगी व्यक्ति के कमर में दर्द रहता है, रोगी के पैरों में, जोड़ों में तीव्र पीड़ा रहती है, शरीर का जो तापमान है वो बढ़कर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। सामान्य अगर तापमान देखें स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि बढ़कर 99-100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। गर्दन अकड़कर सख्त हो जाती है, इसमें कई बार रोगी बिना हिले डुले पड़ा रहता है, यानी कि शरीर का जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है। रोगी के 5वें-6ठे दिन में ज्वर उतर जाता है, हाथ पैरों में शक्तिहीनता आ जाती है, यानी कि जो उसके हाथ पैर है वो शक्तिहीन हो जाते हैं, कार्य करने के योग्य नहीं रहते हैं या कार्य नहीं कर पाता है रोगी व्यक्ति। तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां प्रभावित हो जाती है और यह रोगी की तीव्रता की स्थिति में कई बार विकलांगता जो है यानी कि वो उत्पन्न कर देती है, अंग विशेष में विकलांगता हो जाती है। मृत्यु दर 10% तक
90% तक अगर देखें तो बच्चे इसलिए विकलांग हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार बच्चे मौत की चपेट में भी आ जाते हैं। बच्चे के या तो दोनों हाथ पैरों में अथवा केवल पैर में या केवल हाथ में भी अगर देखा जाए, या एक पैर या उसमें भी कई बार पक्षाघात हो जाता है स्थायी रूप से, तथा उनके जीवन पर्यंत जो है यह कष्ट बना रह सकता है। अब अगर इसका उपचार देखा जाए तो शिशु को पोलियो की जो खुराक है वो समय पर दी जानी चाहिए। पोलियो की जो खुराक मिलती है अगर वो ना दी जाए तो बच्चे में जैसे कि देखा जा सकता है रोग जिसमें कोई भी एक अंग की अपंगता, जिसमें पैर भी हो सकते हैं वगैरह देखे जा सकते हैं, दोनों पैरों की अपंगता वगैरह देखी जा सकती है। इसका उपचार यही है कि तुरंत बच्चों को जो पोलियो की डोज दी जाती है वो दी जाए, ताकि एक व्यक्ति को उससे बचाया जा सके। उसके अलावा साफ सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिसमें रोगी व्यक्ति की शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, रोगी व्यक्ति के कमरे की स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, उसके जो बर्तन हैं, वस्त्र है, उनकी सभी की साफ सफाई का ध्यान रखा जाना जरूरी है। इसके जो वैक्सीन है उसमें इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन या सोक पोलियो वैक्सीन दिया जा सकता है। उसके अलावा ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जा सकता है, जिसमें 2 बूंद जो है वो ड्रॉप के रूप में बच्चों को पिलाई जा सकती है और बच्चों में ये रोग होने को रोका जा सकता है। अगर आपको अभी जो हमने पढ़ा काली खांसी और पोलियो के बारे में, अगर आपको कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।